भाग 21। सोनम अपना सिर टिकाकर बहुत देर तक आंखें बंद किए हुए ऐसे ही बैठी रही जब तक कि पियोन ने आकर उसे डिस्टर्ब नहीं किया। सोनम मैम, ये नोटिफिकेशन है, इस पर प्रिंसिपल मैम ने आपके साइन मांगे हैं। सोनम ने वो नोटिफिकेशन पढ़ा और चुपचाप साइन करके उसे पियोन को वापस लौटा दिया। उसे जनवरी मिडवीक से शुरू होने वाले बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के दूसरे शहर के कॉलेज जाना है, और अगर कहीं किसी और कॉलेज के लिए भी डिमांड आ गई तो वहां भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल यहाँ का तो पक्का है। उसने घड़ी में टाइम देखा, दोपहर के 1:30 बज चुके थे, लेकिन उसे यहाँ घुटन हो रही थी और वो कहीं बाहर जाना चाह रही थी। एक्चुअली उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था जिसे वो किसी के साथ बांटना चाहती थी, और फिलहाल वो नेहा से कुछ भी नहीं बताना चाहती थी जब तक कि सब क्लियर ना हो जाए। वो खुद से ही बड़बड़ाई कि वैसे नेहा ने बिल्कुल ही सही गालियां दी थी, बिग डॉग और भी न जाने क्या क्या, और एक फीकी सी स्माइल उसके फेस पर आ गई। वो बात करना चाहती थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि पहले किससे करे, अपने पापा से, अंकल से, राधिका से या फिर डॉक्टर साहब से। लेकिन करनी तो थी ही, अब तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाभी माँ ने क्लियरली बोला है कि अपना ध्यान रखना, वो लोग खिसिया गए हैं। फिर उसके हाथ खुद ही अमित के नंबर पर चले गए। हेलो डॉक्टर साहब। क्या हुआ सोनम, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इज एवरीथिंग ऑलराइट? हम आपसे मिलना चाहते हैं अभी इसी वक्त, क्या आप आ सकते हैं? ऑलराइट, आई एम कमिंग, यू जस्ट रिलैक्स। अमित ने फोन काटा और कपिल के पास जाकर बोला कि यार आई हैव टू गो, इट्स अर्जेंट, तू यहाँ संभाल लेना। कपिल ने कहा ठीक है, मैं देख लूंगा, पर इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? अमित ने जाते जाते पीछे मुड़कर कहा कि आकर बताऊंगा, बाय, लव यू। कपिल मुस्कुराते हुए कहता है कि साले, मुझे तो तू मस्का मार रहा है, क्योंकि प्यार तो तू केवल एक से ही करता है। और वो अपने काम में बिजी हो गया। उधर सोनम ने प्रिंसिपल मैम से हाफ डे लीव ले ली और कॉलेज के गेट के बाहर बस स्टॉप पर आकर डॉक्टर साहब का वेट करने लगी। वो अभी पापा से बात नहीं करेगी, क्योंकि अभी पापा ने नहीं, भाभी माँ ने उसे अपनी तरफ से फोन किया था, और वो ये भी बता रही थी कि पापा उसे फोन करेंगे शायद शाम तक, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अभी वो कॉलेज में होगी तो उसे डिस्टर्ब होगा। पर उसका मन नहीं माना और उन्होंने फोन कर दिया। उसके विचारों पर ब्रेक तब लगी जब उसके कानों में बुलेट की आवाज आई। उसने सामने देखा तो डॉक्टर साहब की बुलेट धड़ धड़ करती हुई आकर उसके पास जाकर रुकी। सोनम चुपचाप डॉक्टर साहब के पीछे जाकर बैठ गई और डॉक्टर साहब भी बिना कुछ बोले अपनी राम प्यारी को गोमती रिवर फ्रंट की तरफ मोड़ दी। दोनों चुप थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित को अंदाजा था कि सोनम क्या बात करना चाह रही थी, और सोनम के अंदर इतना उबाल क्यों चल रहा था, क्योंकि वो खुद ही उलझी हुई बैठी थी। अमित तभी समझ गया कि जब सोनम ने उसे फोन पर अर्जेंट मिलने के लिए बुलाया, उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ परेशान है और शायद कुछ कहना चाह रही थी। इसीलिए वो बिना देर किए उससे मिलने चला आया। अमित ने गाड़ी पार्क की और सोनम के साथ नीचे सीढ़ियां उतरते हुए गोमती नदी के किनारे बने हुए सुंदर से पार्क की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा था कि कभी सोनम को वो यहाँ लेकर आएगा, लेकिन इस तरह से आएगा ऐसा नहीं सोचा था। एक गुंबद जैसी छतरी के नीचे बनी बेंच पर थोड़ी दूरी बनाते हुए दोनों बैठ गए। उस गुंबद के किनारे किनारे गोमती शांति से बहती जा रही थी। अब डॉक्टर साहब ने पूछा, बताइए इतनी परेशान क्यों हैं? जो आपको मुझसे इतनी अर्जेंट मिलने के लिए बुलाना पड़ा? सोनम ने प्रश्नवाचक दृष्टि अमित के ऊपर डाल दी और कहा कि आपको कुछ बताना है, पर पहले आप हमें बताइए कि 20 दिसंबर को आप कहाँ गए थे? अमित पहले तो कुछ सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराता हुआ सोनम के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला कि मैं आपको सब कुछ और सब सच बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए कि आप कहना क्या चाह रही हैं। अब सोनम ने बताना शुरू किया। आज जब कॉलेज में थे तब घर से भाभी माँ का फोन आया था और उन्होंने हमें बताया कि पापा ने अजीत और उसके घर वालों से हमारी और अजीत की शादी के लिए मना कर दिया है। क्या सच में? अमित ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा तो सोनम ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर भी आप परेशान हैं क्यों? अमित ने उससे पूछा तो सोनम ने कहा कि भाभी बता रही थी कि पापा की शादी के इनकार से वो लोग बहुत नाराज हो गए और फोन पर ही पापा समेत सब लोगों को अपशब्द बोलने लगे और देख लेने की धमकी देते हुए फोन काट दिया। भाभी ये भी बता रही थी कि पापा ने किसी से उन लोगों के बारे में पता करवाया था, तब पता चला कि वो लोग किसी जमाने में संपन्न लोग हुआ करते थे, पर इस समय तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो जो अजीत को किसी बड़ी एमएनसी कंपनी में जीएम बता रहे थे वो भी नहीं था। वो उस कंपनी में सिर्फ सुपरवाइजर था
और वो लोग इसीलिए शादी की जल्दी कर रहे थे कि उन लोगों की सच्चाई पता चलने से पहले ही हमारी नौकरी और लाखों का दहेज उनका हो जाए। अब अमित की भी भौहें तन गई, क्योंकि ये सब तो उसे भी नहीं पता था। सोनम ने अमित की तरफ देखा और कहा कि अब हमारे सवाल का जवाब भी दीजिए आप। अमित मुस्कुराया और सोनम से कहा कि अगर मैं ये कहूं कि मैं उस दिन आप ही के लिए गया था तो? सोनम नासमझी वाले भाव में अमित की तरफ देखी और अमित मस्ती वाले मूड में कहता है कि प्लीज सोनम, अगर आप मुझे ऐसे देखेंगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ओफो, आपको अभी भी मजाक सूझ रहा है? यहाँ हमारी सांसें अटकी हुई हैं। सोनम ने नाराज होकर बोला, ओके ओके, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। और अमित ने कहना शुरू किया, सोनम आपको याद है ना, जब आप अपने घर जा रही थी तब मैंने आपसे कहा था कि आप उस चिरकुट का फोटो सहित पूरा बायोडेटा मुझे सेंड करेंगी। तब सोनम ने हाँ में सर हिलाया और मैंने उसी बायोडेटा को अपने एक दोस्त को मेल कर दिया था, जो कि उसी अजीत के शहर का रहने वाला था। उसने मुझे बताया कि वो 2-4 दिन में उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ निकाल कर मुझे बता देगा। बस मैं उसके फोन का इंतजार कर रहा था और आप जिस दिन आई हैं उसके एक दिन पहले ही मुझे उसने कुछ फोटोग्राफ्स मेल की थी। तब मैंने उसे वहीं उसके शहर में जाकर खुद डिटेक्ट करने का फैसला किया और मैं 20 दिसंबर को सुबह ही कपिल के साथ वहां के लिए निकल गया। पूरा दिन हमने उसे फॉलो किया और कसम से सोनम, वो इतना वाहियात आदमी होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके घर के, उसकी कुछ सुंदर सी गर्लफ्रेंड के और जिस पब और ठेके पर जाकर वो अमृत पान करता था, वहां सब की मैंने फोटोज ली और वापस आ गया। पर इस चक्कर में उस दिन नहीं आपसे बात कर पाया और एक भी बार और घर लौटते हुए उसे भी देर हो गई थी, इसलिए रात को कपिल के घर पर ही रुक गया। बस यही थी 20 दिसंबर की कहानी, अमित ने कहा और उसने सोनम की तरफ देखा तो सोनम की आंखों में आंसुओं का सैलाब आने को था और वो बिना ये सोचे कि उस वक्त वहां पर कोई है या नहीं, उन लोगों को कोई देख रहा है या नहीं, अमित के गले लग गई और सिसकने लगी। अमित ने महसूस किया कि वो रो रही है तो उसने धीरे से कहा, सोनम सब इधर आ रहे हैं और देखिए शायद आपका फोन रिंग कर रहा है। सोनम आहिस्ते से उससे अलग हुई और उसने अपना फोन देखा तो सच में उसके फोन पर उसके पापा की कॉल आ रही थी। उसने अमित की तरफ देखा तो अमित ने इशारे से उसे फोन रिसीव करने को कहा। पापा, हेलो सोनू बेटा, कैसी है मेरी लाडो? हम एकदम ठीक है पापा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ गुड़िया। घर पर सब कैसे हैं? माँ कैसी है? भैया, भाभी और हमारे शैतान भतीजे सब कैसे हैं? हमें आप सबकी बहुत याद आती है पापा। सब अच्छे हैं और रियली हम सब भी आपको बहुत याद करते हैं और परी और पूरब भी अपनी बुआ को बहुत बहुत मिस करते हैं। अच्छा लाडो, तुम अभी घर पर हो या कॉलेज में ही हो? हम कॉलेज से निकल आए हैं पापा, बस घर ही जाने वाले हैं। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है गुड़िया। हाँ पापा, बताइए ना। वो हम लोगों ने तुम्हारी शादी कैंसिल कर दी अजीत के साथ। सोनम जानती तो थी पर फिर भी पापा के मुंह से सुनना चाहती थी, खुश होते हुए। सच में पापा? ओह पापा, आई लव यू सो मच। हमें पता था कि आप हमारी मन की बात जरूर समझेंगे। आज हम इतने खुश हैं कि आपको बता नहीं सकते। बताने की कोई जरूरत नहीं है लाडो, मैं तेरी आवाज में सब समझ जाता हूँ। पापा, आप यहाँ नहीं आएंगे? हमारा बहुत मन है कि आप और माँ सब लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ हमारे पास आ जाइए। हमें तो बोर्ड एग्जामिनेशन की वजह से छुट्टी नहीं मिलेगी, पर आप लोग तो आ सकते हैं ना? हाँ गुड़िया, इस बार जरा ये ठंड कम हो जाने दे, फिर मैं आता हूँ अपनी लाडो के पास। सच में पापा, आप आएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, जरूर आऊंगा। अच्छा अब तू घर पहुँच, कितनी देर से ऐसे ही खड़े खड़े मुझसे बात कर रही है? घर पहुँच, फिर आराम से बातें करेंगे। ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर। ओके पापा, लव यू पापा, गुड बाय, सी यू सून। सोनम ने फोन काट दिया और खुशी खुशी जब अमित की तरफ देखा तो अमित उसे ही देख रहा था और एक बार फिर उसे इस तरह देखने पर सोनम कुछ असहज हो गई और दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। ये तो यार चीटिंग है सरासर, अमित उसे छेड़ते हुए बोला। अब मैंने क्या किया है जो आप यूं मुंह मोड़कर खड़ी हो गई हैं? अभी तो पापा के साथ बड़े आराम से बतिया रही थी। वैसे मैं क्या कह रहा था कि आपने 15 मिनट की बात में पापा को कितनी बार लव यू बोल दिया? और एक मैं हूं, आपने आज तक एक सिंगल बार भी मुझे आई लव यू नहीं बोला है, अमित ने कहा और उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। सोनम ने स्माइल देते हुए कहा कि हमें घर जाना है, देर हो रही है। तो कौन सा पैदल जाना है? ड्राइवर सेवा में तत्पर है मैडम जी, अमित ने बड़े अदब से अपने सिर और एक हाथ को झुकाते हुए कहा तो सोनम ने कहा,
आपके साथ घर नहीं जाएंगे, सब क्या सोचेंगे? ओफो, क्या आफत है मेरे साथ घर जाने में आपको। बिट्टू नाराजगी दिखाते हुए बोला। सोनम के कुछ कहने से पहले ही वो बोला, पहले तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं और फिर मैं बता दूंगा कि आप मुझे यहीं बस स्टॉप पर मिल गई थी, तो हम लोग साथ साथ आ गए। आखिर सोनम को अमित की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में अमित सोनम से कहता है कि अगर आज रात को खाने के बाद आपको सही लगे तो प्लीज छत वाले रूम में थोड़ी देर के लिए आ जाइए, आपको कुछ दिखाना भी है और बताना भी। सोनम ने धीरे से हाँ कर दिया। छोरे के मन में घनी प्लानिंग चल रही से, अब यो तो रात में ही पता चल सकेगो कि के प्लानिंग से। थोड़ी देर में जब दोनों एक साथ घर पहुंचे तो दादी ने मजे ले ही लिए। क्या बात है, आज पूरब और पश्चिम एक साथ कैसे? हाँ भाई, आज तुम लोग साथ ही साथ घर आए हो। रही सही कसर उसके पापा ने पूरी कर दी। अमित ने अपने अंदाज में कहा कि ओहो रिलैक्स बोथ ऑफ यू गाइस, मुझे सोनम यही बस स्टॉप पर मिल गई थी तो सोचा कि साथ में निकल चलते हैं और क्या। सोनम चुपचाप अंदर जाकर किचन में राधिका के पास खड़ी हो गई। राधिका सबकी बातें सुनकर वहीं खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी और सोनम ने कहा कि वो आंटी जी हम तो राधिका ने कहा कि अरे बेटा, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप तो जानती ही है ना, दादी और अपने अंकल जी को मस्ती करते रहते हैं और कुछ नहीं। जाओ जाकर कपड़े चेंज कराओ, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। और सोनम जी आंटी जी कहकर वहां से सीधे अपने रूम में चली गई। ओफो, ये डॉक्टर साहब भी ना खुद का पता नहीं पर हमारी क्लास लगवाने का कोई मौका नहीं जाने देते हैं। सोनम जब नीचे आई तो नंद किशोर जी ने सोनम को कहा कि बेटा, क्या आज आपके पास आपके पापा का फोन आया था? सोनम के साथ साथ बिट्टू भी हैरान हो गया कि पापा को कैसे पता चला कि सोनम के पापा का फोन आया था और वो भी आज ही। सोनम ने कहा कि जी अंकल जी, आज अभी थोड़ी देर पहले ही उनका फोन आया था, पर अंकल जी आपको कैसे? सोनम ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। तब नंद किशोर जी ने बताया कि सोनम, आपके पास फोन आने से पहले आपके पापा का फोन पहले मेरे पास आया था। आपके पास? पर क्यों? सोनम ने आश्चर्य से नंद किशोर जी की तरफ देखा। दरअसल बेटा, आपके पापा का हमारे पास फोन आया था उस दिन जिस दिन आप यहाँ वापस आ रही थी और आपके पापा ने हमें काम सौंपा था। कैसा काम? इस बार डॉक्टर साहब बोल पड़े। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वही अजीत और उसके परिवार के बारे में पता लगाने के लिए। जब आपके पापा ने मेरे पास उसकी फोटो और उसकी फैमिली फोटो भेजी तो मैं उन लोगों को देखते ही पहचान गया। भाई ये लोग मेरी पुरानी पहचान के थे। और एक बात बताऊं बेटा, पहले अजीत का रिश्ता हमारी कृपा के लिए आया था। सोनम हैरानी के साथ सब कुछ सुन रही थी। ना तो ये लोग व्यवहार कुशल हैं और ना ही ये लोग किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए ईमानदार, और तो और शादी की झूठ की बुनियाद पर करना चाह रहे थे। आपके पापा ने बताया कि आपकी माँ आपकी मौसी के प्रभाव में इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार थी, तो बस थोड़ी सी खोजबीन उसकी संतुष्टि के लिए ही करने में गया था। बाकी आपके पापा को तो मेरी बातों पर ही पूरा भरोसा था। पर देखिए, माँ तो माँ होती है। उनको जैसे ही पता चला कि वो लोग अपने बारे में सब झूठ बताए थे और ये शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी नौकरी की चार्म की वजह से और दहेज के लालच में कर रहे थे, उन लोगों को और स्पेशली अजीत को न तो आप में कोई इंटरेस्ट था और न ही आपकी क्वालिटीज में। और सोनम बेटा, मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुआ कि अजीत ने अपने हिसाब की एक शादी बेंगलोर में कर रखी है और ये शादी तो केवल अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कर रहा था। सोनम शॉक्ड हो गई ये सब सुनकर, और इसीलिए जब आपके घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो लोग अब बदतमीजी पर उतर आए हैं और देख लेने की धमकी भी दे रहे हैं। नंद किशोर जी ने आगे कहा। सोनम को परेशान देखकर नंद किशोर जी ने कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने आपके पापा को भी प्रॉमिस किया है और आज आपसे भी कह रहा हूँ कि आप निश्चिंत होकर कॉलेज जाइए और जहाँ भी जाने का मन हो वहाँ जाइए, पर अकेले नहीं। आपके साथ या तो बिट्टू जाएगा और अगर बिट्टू बिजी है तो फिर मैं चलूंगा आपके साथ। पर इस तरह कब तक चलेगा? दादी ने परेशान होकर कहा। ऐसे तो उन लोगों के दिमाग और खराब हो जाएगा, उन्हें लगेगा कि हम लोग डर गए हैं। आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते इन लोगों की? राधिका ने भी अपनी राय रखी। नहीं माँ, जब तक ये लोग पहला कदम नहीं उठाते हैं हम कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, और वो लोग अपना पहला कदम उठाएं, यही तो मैं चाहता हूँ। बिट्टू मन ही मन सोचा। तब माँ ने माहौल बदलने की गरज से कहा कि अरे भाई, कल नई साल शुरू हो रही है, सोनम चलो किचन में मेरी मदद करो, मैं सबके लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। और सोनम ने कहा कि अरे वाह आंटी जी, ये तो हमारा फेवरेट है, तो फिर चले किचन में। राधिका ने प्यार से कहा तो सोनम ने मुस्कुराकर हाँ कर दिया और वो दोनों किचन में चली गईं।
और नंद किशोर जी और दादी ने टीवी ऑन करके समाचार सुनने का मन बना लिया। और अपना छोरा वो तो फिर निकल गया चाय पीकर। जब दादी ने पूछा तो बोला, दादी डार्लिंग, आप पापा के साथ टीवी पर एंकर की नौटंकी देखो, मैं तो बस यूं गया और यूं आया। करीब 1.5 घंटे बाद अमित वापस आ गया और सीधा अपने कमरे से होता हुआ ऊपर अपने जिम वाले रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। करीब 2 घंटे अंदर ही अंदर खुसर पुसर करने के बाद जब माँ की आवाज आई तो वो नीचे आया और आते ही बोल उठा कि माँ, जो भी है खाने को जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है, और फिर मुझे 2-4 जरूरी केस फाइल भी निपटानी है। ओफो, खाना तो चैन से खाया कर बिट्टू। अभी खुद ही गायब था पिछले 2-3 घंटे से, अब आते ही इतनी जल्दी। हाँ भाई, खाना जल्दी कर दीजिए राधिका। इस बार नंद किशोर जी ने भी वही कहा तो राधिका ने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा कि अच्छा जी, जरा ये बाप बेटे की जोड़ी मुझे बताएगी, दोनों को इतनी जल्दी क्यों है? ओफो कृपा की माँ। दोनों बाप बेटे ने एक साथ कहा तो दादी और सोनम की हंसी छूट गई। पता है ना, मुझे केस फाइलें निपटानी है और मुझे टीवी पर न्यू ईयर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए बस। दोनों ने इतनी मासूमियत से कहा कि अब की राधिका को भी हंसी आ ही गई। आप दोनों का सच में कुछ नहीं हो सकता है। इतना कहकर राधिका और सोनम ने सबको खाना सर्व किया और फिर खुद भी खाने बैठ गई। खाने के बीच बीच में बिट्टू सोनम को ऊपर की तरफ इशारे कर रहा था और सोनम जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी। कुछ भी कर लीजिए सोनम, आपको तो आना ही पड़ेगा। बिट्टू ने यह बात मन ही मन कही और वहां से उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। सोनम और राधिका ने मिलकर किचन समेटी और फिर थोड़ी देर तक दोनों ही दादी के साथ इधर उधर की बातें करती रही। और जब दादी को नींद आने लगी तो सोनम दादी को किस्सी करके हैप्पी न्यू ईयर बोलकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। वो बिट्टू से मिलने वाली बात बिल्कुल भूल चुकी थी। उसने आज दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचा और फिर थोड़ी सी रिलैक्स फील करने लगी कि चलो उस बला से मुक्ति तो मिली, और उसने सबको हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और खुद सो गई। वहां अमित उसका इंतजार कर रहा था कि इतनी देर हो गई है कि सोनम अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई। अब तो नीचे खटपट भी बंद हो चुकी है। और ये सोचते हुए वो छत के दूसरी तरफ चला गया जहां सोनम का रूम था, तो देखता है कि सोनम तो सो रही है। अच्छा जी, तो मैं वहां इंतजार कर रहा हूं और ये मैडम जी मेरी नींद चैन सब लूट कर सो रही हैं। उसको इतना सुकून से सोते हुए देखकर पहले तो मन में आता कि कहीं कोई सो जाने दो। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी मासूम लग रही है सोते हुए। और वो वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि फिर उसे अपनी तैयारी का ख्याल आया। अबे, मेरी प्लानिंग का क्या होगा फिर? नहीं मैडम जी, आज तो आप इतनी जल्दी नहीं सो पाएंगी। इतना सोचकर वो धीरे से उसके रूम में गया और बड़े प्यार से उसके बालों को उसके गालों से हटाते हुए उसे हौले हौले से बुलाता है, सोनम, सोनम उठो। और सोनम की आंखें एक झटके में खुल गई। अमित को अपने इतने करीब यूं बेतकल्लुफी से बैठे हुए देखा तो वो अचकचा गई और अपने कपड़े सही करने लगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस समय? अगर कहीं कोई आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसने घबराते हुए कहा। श्श। अमित ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, आप परेशान मत हो, कोई नहीं आएगा यहाँ। दादी सो चुकी हैं और माँ पापा भी टीवी में बिजी हैं। आप यहाँ बेखबर सो रही हैं और मैं वहाँ आपका इंतजार कर रहा था। अब सोनम को याद आया कि अमित ने उसे अपने जिम वाले रूम में बुलाया था और वो वहाँ जाने के बजाय यहाँ आराम से सो गई। हमें माफ कर दीजिए, हम बिल्कुल ही भूल गए और सो गए। सोनम नींद से जगी थी और उसकी आंखें अभी भी नींद से बोझिल लाल हो रही थी, एकदम नशीली, जैसे नशा करके सोई हो। और बालों का जूड़ा खुलाकर बाल दोनों कंधों से होते हुए कमर तक जा रहे थे और इन सब में डॉक्टर साहब कहीं खो गए थे। अमित धीरे से सोनम की तरफ खिसके तो सोनम फिर पीछे की तरफ झुकी, पर इस बार ज्यादा नहीं झुक पाई क्योंकि पीछे दीवार आ गई थी, क्योंकि सोनम का बैट बिल्कुल दीवार से सटा हुआ था। अमित ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर कहा कि वैसे अगर मैं आपको सोने देता तो आपकी ये खूबसूरती कैसे देख पाता। आपको किसी भी बनावटी श्रृंगार की जरूरत नहीं है। जब आप अभी मेरे होश छीन रही हैं तो मेरा तब क्या होगा जब आप सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन बनकर मेरे सामने आएंगी। सोनम की नजरें शर्म से भारी हो रही थी और उसका दिल जनरेटर के जैसे धड़क रहा था। और तभी अमित ने उसको अपनी बाहों में उठाया और उसे अपनी तरफ वाली छत से होते हुए अपने जिम में ले गया। इस बीच सोनम अपनी नजरों को नीचे किए हुए अमित के सीने पर अपना सिर टिकाए हुए थी। अमित ने उसे आहिस्ता से नीचे उतारा और लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ होते ही ढेर सारी कलरफुल झालरें ऑल्टरनेटिव जलने बुझने लगी और उस झिलमिल में सोनम का चेहरा बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। वो कमरे की डेकोरेशन देखने में बिजी थी और सोच रही थी, अच्छा इसी वजह से डॉक्टर साहब को खाना खाने की इतनी जल्दी थी। अमित ने इशारे में पूछा कि कैसा लगा?
और सोनम ने भी इशारे में ही थम्स अप कर दिया। अमित ने सोनम को वहीं जमीन पर स्पेशली तैयार किए गए नरम मुलायम बिस्तर पर बिठाया तो उसके हाथ में अपना हाथ डालकर कहा, सोनम, मैं अपने नए साल की शुरुआत आपके साथ, आपके चेहरे को देखकर करना चाहता हूँ, इसीलिए ये सब तामझाम किया। पर जहां तक हमें पता है आपको इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर डॉक्टर साहब मुस्कुरा कर बोले, हाँ, मैं इन सब से बिल्कुल फिसड्डी हूँ, पर इन सब से कपिल का दिमाग बहुत चलता है और ये सब एक्चुअली उसी का आइडिया है। ओह, तो आप हमें किराए के आइडिया पर इम्प्रेस करना चाह रहे हैं? सोनम ने नकली नाराजगी से कहा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे यार, भले ही आइडिया उसका है पर फीलिंग्स तो मेरी है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं है। रहने दीजिए, हम सोने जा रहे हैं। और वो उठती इससे पहले ही अमित ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह से अचानक से हाथ खींचे जाने पर सोनम अमित के ऊपर ही गिर गई। उस वक्त अमित का एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसके हाथ को पकड़े हुए था। सोनम तो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। वैसे भी उसकी हालत डॉक्टर साहब के नजदीक रहने पर कुछ खराब हो जाती थी और अभी तो वो बिट्टू के इतने करीब थी कि दोनों ही एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर रहे थे। सोनम खुद को जितना भी बिट्टू से दूर करने की कोशिश करती, बिट्टू अपनी पकड़ उतनी ही और कस लेता। फिर सोनम ने कोशिश करनी बंद कर दी क्योंकि वो जानती थी कि जब तक डॉक्टर साहब नहीं चाहेंगे उनकी पकड़ से वो आजाद नहीं हो पाएगी। सोनम की आंखें अभी भी बंद थी और अमित खुद को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए सोनम को निहार रहा था। सोनम का उसके इतने करीब होना, उसके सीने पर उसका सर रखना और उसके शरीर का हल्का सा स्पर्श ही अमित के होश उड़ाने के लिए काफी था। पर छोरे ने जबान दी थी कि वो कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, तो बस वो आज भी उसी जबान से बंधा हुआ था और सोनम उसी विश्वास के चलते अमित के साथ यूं इस तरह से बैठी थी। फिर अमित ने धीरे से सोनम को अपने करीब लाया, थोड़ा सा और करीब लाया और अपने होंठ उसके कानों पर टिका दिए। जैसे ही अमित के होठों ने उसके कानों को छुआ, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और उसने दोनों हाथों से अमित की शर्ट को कस कर पकड़ लिया। अमित ने घड़ी की तरफ देखा और जैसे ही घड़ी में 12 बजे का टाइम हुआ, उसने धीरे से सोनम के कान में कहा, हैप्पी न्यू ईयर माय लव। और सोनम ने अमित के माथे को भी चूम लिया। सोनम ने धीरे से अपनी आंखों को खोलकर डॉक्टर साहब की ओर देखा और फिर उसने भी न्यू ईयर विश किया। फिर दोनों ने मिलकर एक छोटा सा केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। फिर अमित ने उसे एक रेड रोज दिया और बोला कि आई लव यू सो मच सोनम एंड विश आई स्पेंड माय होल लाइफ विद यू। और सोनम ने मुस्कुराते हुए उससे वो गुलाब लेते हुए कहा कि ओके, योर विश इज ग्रांटेड। और दोनों एक दूसरे की बाहों में फिर से खो गए। वो न्यू ईयर शायद दोनों की ही लाइफ का सबसे स्पेशल एंड रियली हैप्पी न्यू ईयर बन गया था। अमित ने अपने फोन में एक शानदार गाना चला दिया। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।